by the policy of annexation. Yes, policy of annexation and maladministration. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. ओके अब क्या हुआ कि सोशल और रिलीजियस कस्टम्स के कारण भी लोग जो थे वो ऑर्डिनरी जो पीपल थे, आम जनता जो थी, सामाजिक और धार्मिक कारणों से भी किसके खिलाफ होने लगी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के। आप ये देख रहे हैं कि उनके लैंड सेटलमेंट्स, उनके जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस थे, उससे भी जो था पूरे नॉर्थ इंडिया में, इवन वेस्ट बंगाल में लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ सिर्फ अपने मुनाफे को देख रही थी। ठीक है। एंड फिर ऐसा भी हुआ था, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई थी। डू यू नो अबाउट द क्रिश्चियन मिशनरीज? क्रिश्चियन मिशनरीज कौन होती हैं? मैम जो क्रिश्चियनिटी को मैम प्रमोट करते हैं। यस, जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। तो क्रिश्चियन लोग भी आ गए थे और इंडियंस ये सोचने लगे थे कि ये लोग हमारे धर्म पर आघात करके, प्रहार करके, हिंदू और मुसलमान धर्म को प्रहार करके, ये क्रिश्चियन मिशनरीज हम भारतीयों को क्रिश्चियन रिलीजन में क्या कर रही है, परिवर्तित करने जा रही है। ठीक है। तो ये एक डर बैठ गया था इंडियंस पे। किसके अगेंस्ट में? किसके अगेंस्ट? East India? Yes. To explore the basis of revolt 1857 in some details, let us look the Awadh. अब हम अवध को ले रहे हैं बच्चों, one of the major center where the drama of 1857 unfolded. तो हम ले रहे हैं अवध। यहाँ पे एक 2.1 को अगर आप देखोगे, आपने बुक्स अपने खोली भी आई होप, तो यस 2.1 पर अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ये किसने कहा था? इट वाज सेड बाय लॉर्ड जलाउजी, गवर्नर जनरल। ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क्या हो सकता है? ABCD करके आएंगे कि हु सेड दीज वर्ड्स, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ, एक दिन चेरी हमारे मुंह पर ही आकर गिरेगी। ठीक है। ये किसने कहा है बच्चों? किसने कहा है? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। ही डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध अ चेरी, तो उन्होंने कहा कि अवध एक चेरी है और दैट विल ड्रॉप इनटू आवर वन डे, तो वो हमारे माउथ में गिरेगी एक दिन। ठीक है। 1851 में इन्होंने ये बोला था और 1856 में उन्होंने अवध को अनेक्स कर लिया था। ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हेन वाज अवध एनेक्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी? व्हेन इट वाज एनेक्स्ड? When it was annexed? Yes, very good. In 1856, and when the Governor General Lord Dalhousie said these words, a cherry that will drop into our mouth one day. कब बोला था? 1851. Yes, 1851. और उसके just 5 years later, and they captured the Awadh and they annexed the Awadh in the British Empire. Is it clear? Is it clear? अब बेटा यहाँ पे एक टर्म आ रही है, दैट इज सब्सिडरी अलायंस हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801। सब्सिडरी अलायंस तो पहले से ही अवध पर इम्पोज था। सब्सिडरी अलायंस हिंदी में हम इसको बोलते हैं सहायक संधि। तो सहायक संधि में क्या होता था कि जो भी नवाब या जो भी राजा अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेता था, तब उसको बहुत सारी शर्तों को मानना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अवध को पहले से ही वो सब्सिडरी, उसके कुछ हिस्से को वो सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत हड़प चुके थे। कौन लोग? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब हम पढ़ते हैं कि सब्सिडरी अलायंस में, यू मस्ट बी सीइंग इन द ब्लू कॉलम दैट देयर इज रिटन अबाउट द सब्सिडरी अलायंस। आप देख रहे हैं अपनी बुक में, यू कैन सी इन योर बुक पेज 296 पे दिख रहा है आपको सब्सिडरी अलायंस? यस मैम। ओके बेटा, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई थी। एक मिनट, आपको बहुत सारी डेट्स याद करके रखनी है ना। तो आपको पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा 1793 में कौन सी जो है कौन से लॉर्ड थे जिन्होंने की परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था? मैम लॉर्ड कॉर्नवालिस। इट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। तो आपको ऐसे ही डेट्स याद करके रखनी है। लॉर्ड डलहौजी कब, कौन सी ईयर में, कौन सी ईयर में उन्होंने अ चेरी विल ड्रॉप इनटू देयर माउथ, कौन से ईयर में बोला था? मैम 1851। 1851 में बोला था। ऐसे ही डलहौजी से पहले उन्होंने डलहौजी ने दो पॉलिसी को लागू किया, एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एक था पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। ऐसे ही उनसे पहले जो पॉलिसी लागू हुई दैट वाज सब्सिडरी अलायंस एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हूम, बाय इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798।
ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सब्सिडरी अलायंस को लागू किया गया था. All those who entered into such alliances with British had to accept the certain terms. तो जो भी राजा, जो भारतीय राजा इस संधि पर हस्ताक्षर करता था तो उनको फॉलोइंग 4 पॉइंट्स मानने पड़ते थे. पहला, the British would be responsible for protecting their ally from external and internal threat to their power. सबसे पहले था कि जो भी राजा इस संधि पर हस्ताक्षर करता था इस अलायंसेस पे, तो उनको उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एक्सटर्नल और इंटरनल हेल्प देगी, उनको प्रोटेक्ट देगी. ठीक है. अब इसके बदले में जो भी राजा इस संधि पर हस्ताक्षर करता था उसको अपनी अपनी उस राज्य सीमा में, उस राज्य में एक ब्रिटिश आर्मी कॉन्टिजेंट स्टेशन करना पड़ता था. यानी कि ब्रिटिश आर्मी वहाँ पे रहेगी. कहाँ पर? उस राज्य में जिसने उस पर हस्ताक्षर किए. और उस आर्मी का खर्चा वो राज्य उठाएगा जिसने कि उस पर हस्ताक्षर किए. तो पहला क्या था कि अंग्रेज ये वादा कर देते थे कि एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट अगर होता है आप पे तो हम तुम्हारी क्या करेंगे, सहायता करेंगे. दूसरा क्या था कि जिस राजा ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं उस राजा को अपने राज्य में एक ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ती थी जिसका खर्चा कौन उठाता था, वही राजा उठाएगा, अंग्रेज उसमें नहीं देंगे. ठीक है. जिसमें हम थर्ड में पढ़े कि जितनी भी मेंटेनेंस था वो कौन देगा, वो राजा देगा. ठीक है. फिर यदि किसी राजा ने उस अंग्रेजों के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एग्रीमेंट बना लिया है तो वो किसी तीसरे थर्ड उसमें किसी अन्य कंपनी के साथ या अन्य यूरोपीय शक्ति के साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा, ना ही वो किसी युद्ध में लड़ेगा. तो यानी कि वो किसका 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 ऋणी हो गया, किसके अंडर में आ गया, किसके अंडर में आ गया बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी. यस, ईस्ट इंडिया कंपनी में. तो कहा जाता है कि पहले जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आते थे कि इट सब्सिडरी अलायंस मेड हैंडीकैप्स टू हुम, टू द इंडियन स्टेट्स. यानी कि इस सहायक संधि ने किसको पंगु बना दिया? भारतीय राजाओं को. क्योंकि उनको ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, सेना का खर्च उठाना पड़ता था, फिर किसी अन्य यूरोपीय शक्ति के साथ वो नहीं क्या नहीं कर सकते थे, हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? यस मैम. ओके. अब जो नवाब थे, कहा जाता है yes, कि ओके 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 बेटा देवांश. तो सब्सिडरी जो अलायंस थी इसमें जो नवाब था उसकी जो उस मेल एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें क्या किया, जो उसकी मिलिट्री पावर थी उसको डिसबैंड कर दिया गया था. ठीक है. फिर उनके उसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट, आप वर्ड देख रहे हो रेजिडेंट. Residence means was the designation of a representative of Governor General who lived in a state, was not under the British direct rule. तो उसमें यानी कि कंपनी का एक गवर्नर जनरल उनके राज्य में रहा करता था जिसको कि रेजिडेंट भी बोलते हैं. ठीक है. एन एक्ट ऑफ ट्रूप्स एडवाइस ऑफ द डिप्राइव ऑफ हिज आर्म फोर्स द नवाब बिकेम एक डिपेंड. तो जो नवाब था उसकी तो सेना रही नहीं. ठीक है. तो उसको अब टोटली किस पे डिपेंड होना पड़ रहा था? ब्रिटिशर्स पे, ईस्ट इंडिया कंपनी में, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. अगर राज्य में मतलब अवध राज्य में कोई गड़बड़ी भी होती थी तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे. तो क्या हुआ कि अवध अवध उसके कंट्रोल में नहीं रहा. तो इसका फ़ायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, वहाँ पे लगा दिया माल एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई ये जो अवध का नवाब है ये तो सुचारू रूप से क्या नहीं चला पा रहा है, शासन चला नहीं पा रहा है, इसलिए अवध किस में मिला दिया गया, अवध को किस में मिला दिया गया बेटा? यस, अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया गया. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं. आगे जो हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ आया होगा और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको आपके गूगल क्लासरूम में भेज भी दूंगी.